आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाइज संदीप खान सर पे। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू की थी ना, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट यानी जिले वाइज जो मैं परिचय आपको करवा रहा हूँ, एक एक जिले से हमें लगभग अच्छी जो क्वेश्चन पूछती हैं उन्हीं बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। और जो वीडियो में आपका प्यार मिल रहा है, आप कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है भाई बच्चों के लिए और वीडियो बनाएं। तो इसी तरह मैं एक और नया जिला आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हिसार जिले के बारे में। कौन सा जिला? हिसार। हिसार जिले के बारे में कहें तो हिसार जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। यानी हरियाणा का गठन हुआ उस समय हिसार जिले का भी गठन हुआ, क्योंकि हरियाणा का गठन हुआ उस समय 7 जिले थे और 7 जिलों में हिसार जिला भी शामिल था। हिसार जिला हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला था। यानी क्वेश्चन पूछ रहे हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। कब? हरियाणा गठन के समय। और हिसार की बात करें ना तो हिसार को बसाया किसने था? तो हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और किस नाम से बसाया था? तो इस नाम से बसाया था हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा नाम से बसाया था। हिसार की बात करें, हिसार का फारसी में क्या अर्थ होता है? किला, यानी फिरोजा का किला। और प्राचीन नाम आ जाते ईश्वर नाम से जाना जाता था। ईश्वर नाम से कौन सा जिला जाना जाता था? हिसार जिला जाना जाता था। उपनाम पूछ रहे तो इस्पात नगरी या स्टील नगरी? इस्पात नगरी या स्टील सिटी किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं। यानी हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा? हिसार। साथ ही साथ आप माइंड में इस बात को दोहराने की कोशिश किया करो जब मैं बताता हूं तो। यानी हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। इसी तरह किसने बसाया था? हिसार बसाया था 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने ही फतेहाबाद जिले को कब बसाया था? 1351 में। 1351 की बात करें तो कौन सा? फतेहाबाद। कलर के पेपर में पूछा गया था, दोनों ऑप्शन में थे हिसार और फतेहाबाद, लेकिन अच्छे ने कौन सा सही माना था? फतेहाबाद, क्योंकि फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया था 1351 में, और हिसार को 1354 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस नाम से? हिसार ए फिरोजा। हिसार का फारसी भाषा में अर्थ होता है किला, यानी फिरोज का किला। और प्राचीन नाम आ जाते हिसार का क्या था? ईश्वर। अब क्या कहते हैं? इस्पात नगरी भी कहते हैं और स्टील सिटी भी कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के अंदर 4 गेटों का निर्माण करवाया था। कौन से थे वो? तलाकी गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट। और फिरोज शाह तुगलक ने ही गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। यानी फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर तो बसाया था, इसके साथ में 4 गेटों का निर्माण करवाया था। 4 गेट कौन से थे? तलाकी गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट। और इन गेटों के साथ में भी इसने कौन से महल का निर्माण करवाया था? गुजरी महल का। कलर के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, गुजरी महल कहाँ स्थित रहेगा? तो हिसार में। गुजरी महल का निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि जब फिरोज शाह तुगलक हिसार आया करता था तो उसे एक गुजरी से प्रेम हो गया था। तो इसने उसकी याद में उसकी गुजरी को क्या कहा? दिल्ली जाने के लिए कहा, लेकिन गुजरी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं मेरे मम्मी पापा के यानी माँ बाप के पास रहना चाहती हूँ, तो मैं हिसार में ही रहूंगी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? उसी गुजरी के लिए हिसार के अंदर गुजरी महल का निर्माण करवा दिया। तो गुजरी महल कहाँ स्थित रहेगा? हिसार के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। इसी तरह बात करें हिसार की। हिसार के अंदर प्रजनन केंद्र कौन कौन से रहेंगे? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा जिला हरियाणा गठन के समय हिसार। 1354 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार ए फिरोजा नाम से। हिसार का मतलब क्या होता है? किला फारसी भाषा में। तो हिसार ए फिरोजा का किला किसने? प्राचीन नाम क्या था? ईश्वर। इस्पात नगरी और स्टील नगरी अब कहा जाता है। इसी तरह तलाकी गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और गुजरी महल, इनका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
प्रजनन केंद्र आ जाए तो हिसार में कौन कौन से प्रजनन केंद्र रहेंगे? असव प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र। असव प्रजनन केंद्र, असव प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? हिसार में। सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर। भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे रहेंगे? हिसार के अंदर। क्या क्या रहेंगे? असव प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र और भैंस प्रजनन केंद्र। विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन कौन से विश्वविद्यालय रहेंगे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, पशु विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और एग्रीकल्चर का विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। कौन सा रहेगा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह के नाम पे भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये कहाँ पे रहेगा? हिसार के अंदर। यानी लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे रहेंगे? हिसार के अंदर। असव प्रजनन केंद्र कौन कहाँ पे है? हिसार में। सूअर प्रजनन केंद्र हिसार में, भैंस प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर। एक बार आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। इसी तरह हिरण पार्क की बात करें तो हिरण उद्यान, हिरण उद्यान कहाँ रहेगा? ये भी हिसार के अंदर रहेगा। क्या रहेगा? हिरण उद्यान। इसी तरह ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड झील भी कहाँ है? हिसार में। ब्लैक बर्ड ये भी कहाँ है? ब्लैक बर्ड झील हिसार में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। असव प्रजनन केंद्र भी हिसार में, सूअर प्रजनन केंद्र भी हिसार में, भैंस प्रजनन केंद्र भी हिसार में। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? हिसार में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी हिसार में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी कहाँ है? हिसार के अंदर। हिरण उद्यान कहाँ है? हिसार के अंदर। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील 80 हिसार में रहेगी, 80 हिसार के अंदर। कौन सी रहेगी? ब्लैक बर्ड। ब्लू बर्ड कहाँ रहेगी? ये हिसार के अंदर रहेगी। ब्लैक बर्ड 80 हिसार में। इसी तरह चार कुतुब की दरगाह, चार कुतुब की दरगाह ये कहाँ रहेगी? 80 में, 80 हिसार में। मिठा पीर की दरगाह, मिठा पीर की दरगाह ये कहाँ? ये हिसार में, बरवाड़ा रोड के ऊपर है। जब बरवाड़ा बाईपास से निकलते हैं ना चंडीगढ़ रोड के ऊपर तो मिठा पीर की दरगाह रहती है। 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर। यानी चार कुतुब की दरगाह 80 हिसार में, मिठा पीर की दरगाह हिसार में, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में लाला लाजपत राय की कर्म भूमि किसे कहा जाता है? हिसार को। लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि, कर्म भूमि किसे कहा जाता है? हिसार को। क्योंकि जो लाला लाजपत राय के पिताजी थे ना वो हिसार के अंदर एक टीचर थे, यानी हेडमास्टर थे, और वो हिसार आ गए थे। उनके साथ में लाला लाजपत राय भी हिसार आ गए थे। उनकी शिक्षा भी हिसार से हुई थी। और बाद में जब ये वकालत करके वापस आए ना तो इन्होंने हिसार से ही वकालत शुरू की थी। तो इसलिए इनकी कर्मभूमि किसे माना जाता है? हिसार को। और इन्होंने ही 1887 के अंदर हिसार में कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। कौन? लाला लाजपत राय। 1887 के अंदर कांग्रेस की शाखा कहाँ लेके आए थे? हिसार में। अगर हरियाणा की बात करें ना तो हरियाणा में कांग्रेस की शाखा सबसे पहले कौन लेके आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर।
कौन लेके आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। हरियाणा के अंदर कौन लेके आए थे? अंबाला जिले के अंदर, अंबाला जिले में 1886 के अंदर, ये 1887 और ये 1886 में राय बहादुर लाला मुरलीधर क्या लेके आए थे? कांग्रेस की पहली बार शाखा हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर 1886 में राय बहादुर लाला मुरलीधर लेके आए थे। और राय बहादुर लाला मुरलीधर 72 सदस्यों में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। किसने? राय बहादुर लाला मुरलीधर ने, हरियाणा की तरफ से, हरियाणा और पंजाब की तरफ से। और हिसार में कांग्रेस की शाखा कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय। कब? 1887 के अंदर। और 1886 में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की शाखा, आर्य समाज की शाखा हिसार में लेके आए थे। यानी हरियाणा में पहली बार आर्य समाज की शाखा कौन ले गए थे? लाला लाजपत राय। और कहाँ ले गए थे? हिसार के अंदर। 1886 के अंदर आर्य समाज की शाखा कहाँ ले गए थे? हिसार में। और आर्य समाज मंदिर भी हिसार के अंदर रहेगा। किसने निर्माण करवाया था? लाला लाजपत राय ने। आर्य समाज मंदिर ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर ही रहेगा। इसी तरह 1886 की बात, 88 की बात करें ना, तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार की तरफ से 1888 के अंदर लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। किसने लिया था? लाला लाजपत राय ने भाग लिया था 1888 के अंदर। 1888 के अंदर इलाहाबाद अधिवेशन में किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने। इसी तरह यशपाल शर्मा का संबंध भी कहां से रहेगा? यशपाल शर्मा का संबंध, यशपाल शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। मल्लिका शेरावत का संबंध, मल्लिका शेरावत का संबंध कहां से है? हिसार से। साइना नेहवाल का संबंध, साइना नेहवाल का संबंध, इनका संबंध भी कहां से है? हिसार का। और हरियाणा के राज्य के कवि उदयवानस, उदयवानस, इनका संबंध भी कहां से है? हरियाणा के राजकीय कवि, इनका संबंध कहां से है? हिसार से है। हिसार से रहेगा। किनका संबंध? उदयवान हंस का। ठीक है। लाट की मस्जिद रह गए थे। लाट की मस्जिद 1354 के अंदर, लाट की मस्जिद 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने लाट की मस्जिद का। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, आप अपने दिमाग की बत्ती खोल के, दिमाग को खोल के, यानी मेंटोस खाने के बाद दिमाग की बत्ती कहते हैं खुल जाता है दिमाग। तो यानी एक बार फिर रिवीजन करता हूं, लाला लाजपत राय का संबंध कहां से है? हिसार से। इनकी कर्म भूमि कौन सी रहेगी? हिसार। 1887 में कांग्रेस की शाखा कहां लेके आए थे? हिसार के अंदर। और 1886 में आर्य समाज की शाखा कहां लेके आए थे? हिसार के अंदर। ठीक है। आर्य समाज का मंदिर भी कहां रहेगा? हिसार में। किसने निर्माण करवाया था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। 1888 के अंदर कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार की तरफ से किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने। यशपाल शर्मा का संबंध भी कहां से है? हिसार से। मल्लिका शेरावत का संबंध भी कहां से है? हिसार से। साइना नेहवाल का संबंध भी कहां से है? हिसार से। युद्धवान हंस, हरियाणा के राज्य की कवि, उनका संबंध भी कहां से है? हिसार से। लाट की मस्जिद कहां रहेगी? हिसार के अंदर। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। इसी तरह प्रजनन केंद्र रहेगा हमारा भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, ये कहां रहेगा? हिसार में रहेगा। भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में रहेगा। बच्चों आप ये मत सोचना भी सर डेट नहीं बता रहे हैं भी कौन से सन को बना था, वो मेरी जिम्मेवारी है। आप क्लास देखते रहना। आप एक बार डिस्ट्रिक्ट के जो मैं करवा रहा हूँ एक बार वीडियो देख लेना, और जब मैं ये टॉपिक करवाऊंगा ना आपका भेड़ प्रजनन केंद्र, जो प्रजनन केंद्र अलग से टॉपिक करवाऊंगा ना, उसमें देखो कितने आसान तरीके से मैं आपको इनके सन भी याद करवा दूंगा। ठीक है। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी कहां से, जो सतल मिले वो कहां से मिले हैं? हिसार से भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। इसका जो काल है ना वो 2350 से सी 14 के हिसाब से 2350 से 1750 माना गया है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो हड़प्पा सभ्यता यानी हरियाणा के अंदर बात करें तो हिसार से कहाँ से मिले, राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी कहाँ रहेगा, हिसार में। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर सूरजबान ने। डॉक्टर नहीं, अमरेंद्र नाथ ने खोज की थी इनकी, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने। सूरजबान ने तो शीशवाड़ की सभ्यता की खोज की थी, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने खोज की थी इनकी, किसकी, राखी गढ़ी की। ठीक है, राखी गढ़ी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आ जाए भारत के अंदर, सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा, ये रहेगा राखी गढ़ी। और एशिया का सबसे बड़ा टीला आ जाए ना तो वो भी कौन सा रहेगा, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी से क्या क्या मिला है, अवशेष की बात करें तो राखी गढ़ी से क्या क्या मिले हैं, राखी गढ़ी से अवशेष क्या क्या अवशेष मिले हैं। राखी गढ़ी से चावल के साक्ष्य, जो और मृद भांड और पानी एकत्रित करने का यानी तालाब, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, राखी गढ़ी से मिले हैं। और राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। किसको, राखी गढ़ी को कहा जाता है। इसी तरह शीशवाल की बात करें तो शीशवाल सभ्यता, इनके अवशेष भी कहां से मिले हैं, हिसार से मिले हैं। शीशवाल सभ्यता के, शीशवाल सभ्यता। राखी गढ़ी का अगर जिक्र आ जाए किस नदी के किनारे थे तो ये चोटांग नदी के किनारे माना जाता है। चोटांग या दृष्टवती नदी के किनारे कौन सा शहर माना जाता है, ये माना जाता है राखी गढ़ी। और शीशवाल सभ्यता ये भी कहाँ है, हिसार के अंदर, हिसार में। यहाँ पे कौन सी जाति के लोग रहते थे, नेग्रो ऑस्ट्रेलियन, यानी नेग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग कहाँ रहते थे, शीशवाल। और इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सूरजबान ने। डॉक्टर सूरजबान की बात करें ना तो ये पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे। पंजाब विश्वविद्यालय क्या थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने कौन से स्थल की खोज की थी, शीशवाल सभ्यता की। और कौन से जाति के लोग रहते थे, नेग्रो ऑस्ट्रेलियन के। यहाँ से जो बर्तन मिले ना उनकी कंपेयर हम कर सकते हैं बर्तनों की, राजस्थान के अंदर कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले ना उनसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी उनसे मिलते जुलते जो बर्तन मिले वो कहाँ मिले हैं, शीशवाल सभ्यता में। और हिसार के अंदर बात करें शीशवाल और किरमारा के अंदर, शीशवाल और किरमारा में शिवरात्रि का मेला भरा जाता है। शिवरात्रि का मेला, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष राखी गढ़ी से मिले। राखी गढ़ी कहाँ रहेगी, हिसार के अंदर। क्वेश्चन आता मिलान करो में सही, बनावाली कहाँ से था, फतेहाबाद से। राखी गढ़ी कहाँ है, हिसार से। किसने खोज की थी, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने। किस नदी के किनारे, चोटांग या दृष्टवती। ठीक है। और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को किसकी बहन कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की। और उससे चावल, जो और मृद भांड, पानी एकत्रित करने का साधन भी, यानी तालाब कहाँ से मिला है, राखी गढ़ी से। शीशवाल सभ्यता के कहाँ से मिले, हिसार से। और शीशवाल और किरमारा में शिवरात्रि का मेला भरा जाता है। नेग्रो ऑस्ट्रेलियन लोग कहाँ के थे, ये शीशवाल सभ्यता के। किसी ने खोज की थी, डॉक्टर सूरजबान ने। और पंजाब विश्वविद्यालय के थे, प्रोफेसर थे। उन यहाँ से जो बर्तन मिले ना वो कहाँ के, यानी मिलते जुलते किस स्थल के है, कालीबंगा नामक शहर से मिलते जुलते हैं। अब बात करें आशी की, हिसार के अंदर आशी की बात ना करें ये हो ही नहीं सकता। आशी का सबसे मशहूर चीज़ क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आशी का रहेगा पेड़ा, मशहूर रहेगा आशी का। रोहतक की रेवड़ी, आशी का पेड़ा और गोहाना की जलेबी, ये चीज़ मशहूर रहती है। यानी आशी की जिक्र करें तो आशी के क्या चीज़ मशहूर है, पेड़ा। आशी का पेड़ा मशहूर है। आशी की बात करें तो आशी के किले का निर्माण किसने करवाया था,
80 के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किस किले का निर्माण किया था? 80 के किले का निर्माण कब? 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने। और गोवाने के किले का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने किया था, लेकिन गोवाने का किला कहाँ रहेगा? वो रहेगा सोनीपत के अंदर। 80 के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने किया था। पूछा गया था तलवारों का किला किसे कहा जाता है? तलवारों का किला, तलवारों का किला किसे कहा जाता है? 80 के किले को कहा जाता है। अंगनपाल के पुत्र द्रुपद ने यहाँ पे क्या बनानी स्टार्ट कर दी? तलवार बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो तलवारों का किला किसे कहा जाता है? 80 के किले को। और 80 को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। 80 को किसने राजधानी बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1797 में किसको राजधानी बनाया था? 80 को बनाया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। 1857 की क्रांति में 80 का नेतृत्व किसने किया था? लाला हुक्मचंद और मुनीर बेग ने। लाला हुक्मचंद और मुनीर बेग ने। और हिसार की बात आ जाए, हिसार का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। हिसार और भट्टू का मोहम्मद आजम ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर जरूर किया करो, कमेंट भी जरूर किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि बच्चों की हेल्प हो सके। लगभग सभी बच्चे कहते हैं सर जी हमें जीके तो आती है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों हमारा सिलेक्शन कहाँ रुकता है? मैं जो अगली बात बोलने जा रहा हूँ ना, अगर आप इससे सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई सर ये आप सही कर रहे हो। सिलेक्शन कहाँ रुकता है? जो क्वेश्चन आता है हमें और वो गलत हो जाता है, वहाँ पे सिलेक्शन रुकता है। हर बच्चा पेपर देने के बाद बाहर आते कहता है यार मेरे को 2 क्वेश्चन इससे आ रहे थे लेकिन यार गलती से गलत हो गया। आपको एक ही बात सीखनी है लाइफ के अंदर, जो आता है ना वो तो पेपर के अंदर सही करना है, और जो आपको नहीं आता ना वो आपको सीखना है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप हुआ था और फाइनल के अंदर रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए थे और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था वो 2007 के अंदर। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब उसने अपनी खुद पे मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो कमबैक करता है इंडियन टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर। और आज वर्ल्ड में बात करें ना तो डबल सेंचुरी की बात करें एक दिवसीय मैच में तो 3 डबल सेंचुरी किस किया है? रोहित शर्मा किया है। रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरी है। यानी सीखने को मिलता है, एक बार सिलेक्शन ना होना तो हिम्मत मत हारना, पिच पे टिके रहना है। और रोहित शर्मा की तीनों डबल सेंचुरी आप देख लेना, जब वो पिच पे रुकते हैं ना तो पहली 50 उसकी 60 प्लस बॉलों में आती है, दूसरी 50 फिर 50 प्लस बॉलों में, तीसरी 50 आती है उनके 40 प्लस बॉलों में, और जो चौथी 50 होती है ना वो 15 से 20 बॉलों पे आ जाती है। यानी आप पिच पे टिके रहोगे ना तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने पिच में बीच में ही आपने छोड़ दिया, यानी 2 या 3 महीने तैयारी की, एग्जाम आया, हो जाएगा तो सिलेक्शन ठीक है, नहीं तो ना हो तो क्या। लेकिन आपको टिकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। और अब आज बात करें ट्रिपल सेंचुरी की वर्ल्ड के अंदर, तो किसकी है? डबल सेंचुरी 3 रोहित शर्मा की। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें वर्ल्ड कप 2019 का, आपने देखा होगा 2019 का वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी किसकी है? एक वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा की है। इसलिए इन्होंने खुद के ऊपर मेहनत की, पिच पे रुके ना कि हिम्मत हारी। इसी तरह आपको पिच के ऊपर रुकना है। इन्होंने क्या किया? जो आता उसको सही किया था, और जो इसकी वीक पॉइंट था, यानी शॉर्ट पिच बॉल पे रोहित शर्मा हमेशा आउट होता था। आज शॉर्ट पिच बॉल अगर रोहित शर्मा को डाल दिया था ना तो 6 रन मिलते हैं इस बॉल के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया जो आता उसको और परफेक्ट किया, यानी आता उसको सही किया, और जो इनका वीक पॉइंट था वो इन्होंने सीखने की कोशिश की। इसी तरह जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन गलत होता ना उसको तो आप सही करो, और जो आपको नहीं आता ना सब्जेक्ट उसको आप सीखो। सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में लाला हुक्मचंद और मुनीर बेग ने 80 का नेतृत्व किया, और हिसार का किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। ठीक है, इसी तरह बात करें अग्रवा की बात करें तो अग्रवा वैश्य समाज का जन्म स्थल माना जाता है। वैश्य समाज का जन्म स्थल माना जाता है। और किसके लिए मशहूर है? महाराजा अग्रसेन के लिए।
महाराजा अग्रसेन के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला है, मैं उनके बारे में बता दूं, क्योंकि ये मेरे गांव से ये 3 या 4 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। तो जब बारिश आती है ना, तो अग्रवा के कुछ लोग बारिश के समय उस टिल्ले पे आ जाते हैं। और टिल्ले पे क्यों आते हैं? क्योंकि जब बारिश में मिट्टी जो धुलती है ना, तो यहाँ से उनको प्राचीन अवशेष मिलते हैं। तो मैं एक बार रोड से जा रहा था, तो एक बच्चे से मैंने पूछा, उसके पास कुछ जैसे ईंटों के मंदिर सा था। मैंने उससे पूछ लिया, बेटे इसका क्या करोगे? तो उसने बोला, सर ये कुछ लोग आते हैं गाड़ी लेके, और वो लेके जाते हैं और हमें इसके बदले कुछ पैसे दे के जाते हैं। यानी कौन से लोग आते हैं? पुरातत्व विभाग के लोग आते हैं और उनसे पैसे लेके जाते हैं। इसी तरह एक बच्चे के पास एक छल्ला मिला था। मैंने उससे पूछा ये कितने रुपए का है? तो उसने बताया 2-3 हज़ार रुपये का। लेकिन अगले दिन वो मिला ना, तो मैंने उससे पूछा कितने रुपये में बेचा रहे? तो बोला 20,000 रुपये में वो छल्ला बेचा था इसने। यानी बारिश के समय अग्रवा के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ से मिट्टी में वो ढूंढते हैं बारिश के समय। तो यानी उनको कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाती है, और वो किनको दे देते हैं? पुरातत्व विभाग के सदस्य आते हैं उनको दे देते थे। तो अग्रवा कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर ही रहेगा अग्रवा। और अग्रवा क्यों मशहूर है? महाराजा अग्रसेन ने क्या किया था? यहाँ पे 1 ईंट 1 रुपया का नारा दिया था। 1 ईंट 1 रुपया, क्योंकि प्राचीन समय में जनसंख्या कम होती थी। यानी दूसरे राज्य से अगर कोई लोग अग्रवा में आके बसना चाहे ना, तो वहाँ की पब्लिक क्या करती थी? हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया देती थी। तो 1 रुपया तो इसलिए देती थी क्योंकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके अग्रवा के अंदर। 1 ईंट इसलिए देती थी क्योंकि वो अपना मकान बना सके। तो यानी जनसंख्या बढ़ाने के लिए महाराजा अग्रसेन ने ये किया था, भाई मेरे जो राज्य में आओ तो 1 ईंट और 1 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह बात करें अग्रवा से क्या मिला है? आप इसका जो कहते हैं झांकियाँ, जब अग्रवा का मंदिर धाम देखने आओगे ना, तो उसके अंदर ऐसी झांकियाँ मिल जाएगी, क्योंकि 1 रुपया और 1 ईंट दान देते हुए आपको दिखाई देगा। और अग्रवा से क्या मिली है? अग्रवा और बरवाला से प्राचीन टकसालें मिली है, टकसालें। और सूर्य देवता की मूर्ति भी कहाँ मिली है? अग्रवा से, सूर्य देवता की मूर्ति। और संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर के साक्षी, ये भी कहाँ से मिले हैं? ये अग्रवा से मिले। यानी क्या क्या मिले हैं? टकसालें, सूर्य देवता की मूर्ति, संगीत के 7 स्वर कहाँ से मिले हैं? ये भी अग्रवा से मिले हैं। और अग्रवा से बात करें, अग्रवा से कृष्णा पूनिया का संबंध, कृष्णा पूनिया का संबंध, यानी ये प्लेयर रह चुकी है, खिलाड़ी रह चुकी है गोला फेंक में। तो इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है अग्रवा से। और गीतिका जाखड़ पहलवान, गीतिका जाखड़, इनका संबंध भी कहाँ से है? अग्रवा से है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? अग्रवा से। इसी तरह अगर पत्रिका की बात करें तो पत्रिका कौन सी प्रकाशित हुई थी अग्रवा से? हिसार से लाला हरदेव शाही की 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र, लाला हरदेव राय का 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? लाला हरदेव ने 1936 में। ठीक है, और कौन सी रही थी? बर्मानंद की ज्ञानोदय, बर्मानंद की कौन सी थी? ज्ञानोदय प्रकाशित पत्रिका हुई थी। दोस्तों ये था, मैंने कोशिश की थी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, आपको समझ में भी आ जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कमेंट करके बताओगे भी क्लास अच्छी थी। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आऊँगा। और रीजनिंग की क्लास थोड़ा सा टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, क्योंकि नाइट में वीडियो शूट करनी पड़ती है। तो जैसे ही मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास पक्का 100% लेके आऊँगा। जब मैंने आपसे प्रॉमिस कर ही लिया, तो मैं रीजनिंग भी आपको करवाऊँगा। पहले जीके कर लेते हैं थोड़ी, जैसे टाइम मिलेगा, जैसे संडे को टाइम मिलता है तो मैं रीजनिंग की क्लास भी आपके लिए शूट करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर जरूर किया करो, और कमेंट करके बताया करो भी आपको अच्छी लगी है या नहीं। आपने बुक के प्रति जो ट्विटर और हरियाणा के प्रति जो प्यार दिखाया ना, तो कई बार तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें जो मिस्टेक आई थी ना तो खुद को फील हुआ था। लेकिन जो बच्चों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ना, क्योंकि गलती किन से होती है? जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं।
हमेशा ही नालायक लोग होते हैं तो कुछ नया कर ही नहीं सकते। तो हमने कुछ नया करने की कोशिश की थी, उसमें थोड़ी मिस्टेक आ गई थी, वो हमने ऑलरेडी बच्चों की ठीक करवा दी है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और ऐसे ही लाइक और शेयर जरूर करना, और आपसे उम्मीद करूँगा आप लाइक और शेयर भी करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।